Hello everyone, welcome to 11th Commerce BK lecture. Today we are going to start with a new chapter, chapter number 7, that is depreciation, one of the most important chapter in books of accounts or you can say bookkeeping, where we learn कि depreciation क्या होता है, क्यों होता है और उसका रोल क्या है फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करने में. So page number 212 in your textbook. First of all, हम depreciation क्या होता है उसके बारे में जानेंगे. So starting with the concept of depreciation, chapter number 7, page number 212. Name of the chapter is depreciation. So friends, सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है हमारे सामने वो है व्हाट इज डेप्रिसिएशन. हो सकता है इसके पहले आप लोगों ने इसके बारे में कभी सुना ना हो या सुना भी हो तो एकदम क्लियर आइडिया नहीं है. ठीक है, व्हाट इज डेप्रिसिएशन. तो हमें पता है कि बिजनेस में बहुत सारे टाइप के एसेट्स होते हैं और वो एसेट्स को हम यूज करते हैं. तो बिजनेस का एक्सपेंडिचर है जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है. जो एक्सपेंसेस होते हैं या एक्सपेंडिचर मैं कह लूं, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर. व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? जहां पर आप रोजमर्रा के खर्चे जो है वो नोट करते हैं. फॉर एग्जांपल सैलरी पेड, कमीशन, देन ऑफिस एक्सपेंसेस या कोई भी टाइप का एक्सपेंसेस आप पे करते हो विच इज रिकरिंग इन नेचर, विच इज रिकरिंग इन नेचर. और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? नॉन रिकरिंग, मतलब एक बार आपने स्पेंड कर दिया तो उसका बेनिफिट आपको 4-5 ईयर्स के लिए मिलता है. उसका बेनिफिट आपको 4-5 ईयर के लिए मिलता है ना. तो यहाँ पर जब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर क्रिएट करते हो तो उससे फॉर्म होता है एसेट. क्या फॉर्म होता है? एसेट. अब होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने बिजनेस पर्पस के लिए एक लैपटॉप परचेस किया. ठीक है ना, एक अच्छी कंपनी का अच्छे कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप मैंने परचेस किया और उसका वैल्यू था 50,000 रुपीज. अब मुझे पता है कि हर एक जो असेट होता है उसकी एक लाइफ होती है. क्या होती है? लाइफ. मैंने जो सेलर है उससे बात की कि ये जो लैपटॉप मैं परचेस कर रहा हूँ ये आमतौर पे कितना चलता है, जनरली आपको क्या लगता है हम कितना चला सकते हैं? तो उसने बोला देखिए ये तो मशीन है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है. इसके ऊपर आपको मिलने के लिए 1 साल की वारंटी गारंटी मिलती है. अब ये जो वारंटी 1 साल की मिलती है लेकिन उसके अलावा भी अगर आपने लैपटॉप परचेस किया है तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट ये 5 ईयर्स चलना चाहिए. कितना चलना चाहिए? 5 ईयर्स ये चलना चाहिए. तो मेरे दिमाग में ख्याल आता है कि मैंने अगर इसको ठीक ढंग से चलाया तो ये 5 साल चलेगा. मतलब ये जो मेरा 50,000 रुपीज है ये 5 ईयर्स तक चलने वाला है. और 5 ईयर्स के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा? 5 ईयर्स के बाद मुझे फिर से एक न्यू लैपटॉप परचेस करना पड़ेगा आफ्टर 5 ईयर्स. हाँ या ना? अब वो जो न्यू लैपटॉप मैं परचेस करूंगा उसका कॉस्ट हो सकता है 50,000 से कम हो या 50,000 से ज्यादा हो. तो ये जो 5 ईयर्स के लिए मैं इसको यूज कर रहा हूं और उसके बाद 5 साल के बाद वो असेट गायब हो जाएगा तो मेरा 50,000 रुपीज का लॉस है ना. जो असेट मेरे पास था 5 साल के बाद अब वो असेट मेरे पास नहीं है.
बात समझ में आ रही है? क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने उस असेट को यूज किया। क्या किया? यूज किया। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे 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 उसकी वैल्यू डिमिनिश होती है, कम होती जाती है। 5 साल के बाद वो 0 हो जाएगी। तो मैंने आइडिया लगाया कि मैं कंसीडर करूंगा हर साल इसमें से कुछ अमाउंट में लॉस कंसीडर कर लूंगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि एक साथ में 50,000 का लॉस दिखाऊंगा तो सही बात नहीं है ना, क्योंकि असेट तो मैं एवरी ईयर यूज कर रहा हूँ, डेली यूज कर रहा हूँ। तो मैंने इसको 5 ईयर्स में डिवाइड कर दिया। 50,000 डिवाइड बाय 5, तो हर साल कितना आएगा? 10,000। तो मैंने ऐसा कंसीडर किया कि एवरी ईयर मुझे 10,000 रुपए का लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है? 10,000 रुपीज का लॉस हो रहा है। और ऐसे 5 साल लॉस सहते 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 टोटल कितना हो जाएगा? 50,000। मेरे पास वो असेट जो है वो 0 हो जाएगा, नील हो जाएगा। सही बात है? आप खुद ही सोचिए, अगर आपने कोई सेलफोन परचेस किया है ना, आपने कोई सेलफोन परचेस किया है, फॉर एग्जाम्पल आपने सैमसंग का एक फोन परचेस किया, उसका वैल्यू है 20,000 रुपीज। कितना वैल्यू है? 20,000 रुपीज। उस सैमसंग के फोन को आपने 3 मंथ्स यूज किया। कितना यूज किया? 3 मंथ्स। आपको क्या लगता है, आफ्टर यूटिलाइजिंग फॉर 3 मंथ्स पीरियड, अगर मैं इस सैमसंग के फोन को किसी को सेल करूं तो क्या मुझे 20,000 रुपए मिलेंगे? तो यस, आप सभी लोगों के आंसर राइट हैं, क्योंकि ये फोन 3 मंथ्स यूज किया हुआ है, सेकेंड हैंड फोन है। जैसे कि आप न्यू फोन, ब्रांड न्यू फोन परचेस करें तो उसके ऊपर 1 ईयर की वारंटी मिलती है, हाँ या ना? लेकिन इसमें 3 मंथ्स तो ऑलरेडी हो चुके हैं, तो जो बैलेंस वारंटी पीरियड है वो भी कम हो गया। तो जो बैलेंस वारंटी पीरियड है वो कितना बचा अभी? 1 ईयर माइनस 3 मंथ्स, है ना? तो 9 मंथ का पीरियड यहाँ पर बचता है। तो जब आपका वारंटी पीरियड कम हो गया, आपने उस फोन को यूटिलाइज किया है, तो डेफिनेटली फोन को या किसी भी असेट को यूज करने की वजह से उसका वेयर एंड टेयर होता है। क्या होता है? वेयर एंड टेयर, है कि नहीं? आप उसकी कंडीशन खुद देख लेते हो कि जिस प्रोडक्ट का आप ज्यादा इस्तेमाल करते हो वो प्रोडक्ट जल्दी खराब हो जाता है। तो कहीं ना कहीं एक दिन ऐसा आ जाता है कि वो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? यूजलेस हो जाएगा, वैल्यूलेस हो जाएगा, पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। तो ये जो हमारा लॉस होता है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम इसे यूज कर रहे हैं प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में। कहाँ यूज कर रहे हैं? प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में। तो कोई भी असेट हो, कोई भी मशीनरी हो, अगर आप उसे प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में यूज करते हैं तो उसका वेयर एंड टेयर होता है। क्या होता है? वेयर एंड टेयर। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक फैक्ट्री है जो सोप मैन्युफैक्चर करती है। क्या मैन्युफैक्चर करती है? सोप। ऐसे ही एक दूसरी भी इंडस्ट्री है जो सोप मैन्युफैक्चर करती है। मेरे यहाँ पर जो मशीनरी चलती है, मैं उसे 12 आवर्स रन करता हूँ। कितना? 12 आवर्स। और मेरा जो कॉम्पिटिटर है, वो कॉम्पिटिटर सिर्फ 8 आवर्स रन करता है। तो मुझे बताओ किसकी मशीनरी ज्यादा दिनों तक चलेगी? सो मशीन ए 12 आवर्स यूज हो रही है और मशीन बी 8 आवर्स यूज हो रही है। ऑब्वियसली 12 आवर्स मतलब आप ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो ये जो ए मशीन है वो जल्दी खराब होगी, जबकि मशीन बी जो है उसके खराब होने के चांसेस थोड़े कम होंगे। मतलब मशीन बी मशीन ए से ज्यादा चलने का चांस होता है। ठीक है ना? तो हम डेप्रिसिएशन इसके हिसाब से डिटरमाइन करते हैं, जिसमें सबसे पहली बात आप देखते हैं कॉस्ट क्या है। क्या देखते हैं आप? कॉस्ट। तो सपोज मशीनरी का कॉस्ट है 1 लाख रुपीज। उसके बाद आप डिटरमाइन करते हैं लाइफ ऑफ असेट। लाइफ ऑफ असेट, कि वो असेट का लाइफ कितना है। तो सपोज ये जो असेट है ये 10 साल चलने वाला है।
तो हम समझ सकते हैं कि 10 साल के बाद ये मशीनरी पूरी खत्म हो जाएगी, तो मुझको ये जो पूरे 1 लाख रुपीज है वो 10 साल में डिवाइड करने हैं, ठीक है ना। मैं एक बात और पूछूंगा, क्या इसमें से कोई मुझे स्क्रैप वैल्यू मिलेगा? मालूम है लास्ट में भंगार बचता है तो उसका कुछ वैल्यू होता है क्या? तो किसी ने बोला भाई भंगार का आपको 10,000 रुपए दिला देंगे। 10,000 रुपए तो फिक्स है, मतलब इसका भंगार जो जाएगा, स्क्रैप जो जाएगा, स्क्रैप मटेरियल, उसका 10,000 मिल जाएगा। मतलब मेरा 10,000 का लॉस तो नहीं है, 10,000 मुझे मिल जाएगा, है ना। तो मैं क्या करूंगा, 1 लाख, इसमें से स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दूंगा क्योंकि वो पैसे तो मुझे मिलने वाले हैं लास्ट में, डिवाइड बाय 10 ईयर्स। तो मुझे मालूम पड़ेगा हर साल मेरा कितना लॉस हो रहा है। सो 90,000 डिवाइड बाय 10 ईयर्स कितना आ जाएगा, 9,000। मतलब हर साल मुझे 9,000 रुपए का क्या है, लॉस है। ऐसा करते करते 10 साल में 90,000 रुपए का लॉस हो जाएगा, और जब मैं वो उसका स्क्रैप सेल करूंगा, जब मैं वो भंगार को बेचूंगा, तो मेरे पास 10,000 रुपए आ जाएंगे, हाँ या ना। तो ये जो 9,000 रुपीज का फिगर आया, इसे ही मैं कहता हूं डेप्रिसिएशन। क्या कहता हूं, डेप्रिसिएशन पर एनम, हर साल का डेप्रिसिएशन, हर साल ये डेप्रिसिएशन लगेगा। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला क्या हो गया, कॉस्ट और परचेस प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स या लाइफ ऑफ मशीनरी, लाइफ ऑफ एसेट। ऐसा करने पर आपको मिलता है डेप्रिसिएशन पर एनम, हर साल में कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। गेटिंग दिस पॉइंट? सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज डेप्रिसिएशन। व्हाट इज डेप्रिसिएशन? सो क्या हम इसके बारे में लिख सकते हैं, डेप्रिसिएशन is a non-cash expenditure which occurs due to wear and tear and usage of asset. Instead of asset we can write business asset, of business assets. So we can write reduction in the value of asset due to its usage passage of time or wear and tear is known as depreciation. Depreciation is a recurring expense and we record
इट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। जब हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो जब भी कोई हमें इसका एक्सप्लेनेशन पूछेगा तो आपको ये बताना है reduction in the value of asset due to its usage or passage of time or wear and tear, it is known as depreciation। ठीक है, you can write which is known as depreciation. For example, here I have purchased a computer। कंप्यूटर का कॉस्ट है 30,000। ठीक है, अब ये जो कंप्यूटर है ये मैंने परचेस किया था 2020 में। कौन से ईयर में? 2020 में। इन द ईयर 2021, ठीक है ना, ये मैंने जनवरी में परचेस किया था और नेक्स्ट जनवरी 2021 को मैं इसे सेल करना चाहता हूं। क्या सेल करने पर मुझे 30,000 रुपीज मिलेंगे? श्योरली नॉट, श्योरली नॉट, क्योंकि इसको मैंने 1 ईयर यूज किया है तो मे भी हो सकता है मुझे इसका 20,000 रुपीज मिले। कितना मिले? 20,000। तो पहले जो वैल्यू था वो 30,000 था, अब वैल्यू हो गया है 20,000। तो इसमें कितना रिडक्शन हुआ है? 10,000 का। ये जो 10,000 का रिडक्शन है इसी को हम क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन। अगर मैं और लेट करूं, ठीक है ना, अगर मैं इसे 2022 में सेल करता तो इंस्टेड ऑफ 20,000 मुझे और कम पैसे मिलते। मतलब हर साल उसका वैल्यू जो है वो रेड्यूस होते जाता है। उसका हर साल वैल्यू क्या होते जाता है? रेड्यूस होते जाता है। तो जैसे जैसे वैल्यू रेड्यूस हो रहा है तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, कौन सा दोनों? कॉस्ट और रिटर्न डाउन वैल्यू या करंट वैल्यू हम बोल सकते हैं। ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसी को हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने परचेस किया एक मोटर व्हीकल। ये जो मोटर व्हीकल है इसका कॉस्ट था 80,000 रुपीज। ठीक है, और इसका जो लाइफ है वो 10 ईयर्स है। 10 ईयर्स के बाद ये स्क्रैप हो जाएगा। तो मतलब 10 साल के बाद मुझे नया मोटर व्हीकल परचेस करना पड़ेगा, ये मेरे पास बचेगा नहीं। मतलब 10 साल के पीरियड में मेरा 80,000 रुपए का नुकसान हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है? 80,000 रुपीज का। तो ये 10 साल खत्म होने के बाद मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा, इसको मैं हर साल रिकॉर्ड करने के लिए डिवाइड कर दूंगा। 80,000 डिवाइड बाय 10 ईयर्स, सो कितना आता है? 8,000। तो मैं हर साल क्या करूंगा? हर साल 8,000 रुपए माइनस करूंगा। तो फर्स्ट ईयर में क्या होगा? 80,000 माइनस 8,000। फर्स्ट ईयर में क्या होगा? उसका वैल्यू आ जाएगा 72,000 पे। नेक्स्ट ईयर फिर से 8,000 लेस कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट ईयर 8,000 लेस करोगे तो 64,000 आपको देखने को मिलेगा। फिर से नेक्स्ट ईयर 8,000 आप माइनस कर देंगे तो आपको 56,000 देखने मिलेगा। ऐसा करते करते 10 साल के पीरियड में ये असेट जीरो पे आ जाएगा। तो हर साल हम कितना यहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं? 8,000 रुपीज। So let us move towards the introduction part for the depreciation. Depreciation is a Latin word। कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड। और लैटिन में से कहते हैं डेप्रिटियम। डेप्रेटियम, डेप्रेटियम बोलते हैं विच मीन्स रिडक्शन, जिसका मतलब क्या होता है? रिडक्शन। ठीक है, एवरी बिजनेस कंसर्न रिक्वायर्स सम फिक्स्ड एसेट which are used in the business for its trading activity। तो हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के लिए कोई ना कोई फिक्स्ड एसेट परचेस करता है। These assets are purchased for business with an intention of परमानेंट यूज। ये हमने क्यों परचेस किया था? बेचने के लिए नहीं किया था, ये हमने यूज करने के लिए असेट परचेस किया था। वर्किंग लाइफ ऑफ ऑल फिक्स्ड असेट एक्सेप्ट लैंड डिक्रीजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे उनका जो वैल्यू है वो कम होता जाता है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ दीज एसेट डिजर्व्स डिक्रीज एवरी ईयर।
So reduction in the value of fixed asset due to its wear and tear or actual use, it is called as depreciation. तो इसी को हम depreciation कहते हैं. Now हमने ये समझ लिया कि depreciation क्या है. Let us read the definition. Depreciation is defined as shrinkage in the value of an asset. Shrinkage, सिकुड़ जाना, कम हो जाना, छोटा हो जाना. क्या कम हो गया? वैल्यू ऑफ असेट. असेट का जो वैल्यू था, अच्छा हमने कंपेयर किससे किया? हमने कॉस्ट प्राइस से. हमने जो असेट परचेस किया था उसका परचेस प्राइस देख रहे हैं, कॉस्ट प्राइस देख रहे हैं, उससे उसका वैल्यू रिड्यूस हो गया है. क्यों रिड्यूस हो गया है? ड्यू टू इट्स वेयर एंड टेयर, है ना. उसकी हालत ऐसी हो गई है वेयर एंड टेयर की वजह से, या तो पासेज ऑफ टाइम, या तो आपने भले यूज नहीं किया लेकिन रखे रखे उसको टाइम हो गया, तो पासेज ऑफ टाइम की वजह से. और ऑब्सोलेंस. ऑब्सोलेंस का मतलब क्या होता है? वैल्यूलेस हो गया, रखे रखे वो खराब हो गया, अभी उसको फेंकना पड़ेगा. तो इसके वजह से उसके वैल्यू में रिडक्शन आ गया है. तो इस रिडक्शन को हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन. अनलेस डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू द रेवेन्यू, द ट्रू इनकम ऑफ द बिजनेस कैन नॉट बी असर्टेन प्रॉपर्ली. इसका बोलने का मतलब है कि जब तक आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करते, चार्ज नहीं करते, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं करते, तब तक आपको रियल प्रॉफिट मिलने वाला नहीं है. तब तक आपको रियल प्रॉफिट मिलने वाला नहीं है. एंड वी कैन नॉट मेक प्रोविजन फॉर देयर रिप्लेसमेंट. और हम उनके रिप्लेसमेंट के लिए प्रोविजन नहीं कर सकते, क्योंकि जो पर्टिकुलर असेट आप यूज कर रहे हो वो कभी ना कभी तो खराब होगा और उसके बाद आपको नया परचेस करना पड़ेगा. मैंने एग्जांपल दिया लैपटॉप का. लैपटॉप अगर मैं 50,000 रुपीज में परचेस करता हूं, तो 10 साल के बाद कभी तो मेरा लैपटॉप खराब होगा, तो वापस मुझे स्पेंड करना पड़ेगा ना. तो जब तक मैं डेप्रिसिएशन का कोई प्रोविजन नहीं करता, मेरे पास पैसे नहीं बचेंगे कि फिर से मैं एक नया लैपटॉप परचेस कर सकूं. परचेस ऑफ एन एसेट इज एन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड नॉट अ रिकरिंग एक्सपेंडिचर. तो ये जो असेट आप परचेस करते हो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, वो बार बार आप स्पेंड नहीं करते हो. ये बात समझ में आ गई क्या? तो यहां पर बताने का मकसद क्या है कि जब तक आप डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते, तब तक आपका जो भी प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर रहे हो वो करेक्ट नहीं है. ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप कोई चीज मैन्युफैक्चर करते हो, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर रेडीमेड गारमेंट में शर्ट प्रिपेयर करना है. क्या प्रिपेयर करना है? शर्ट. तो अगर मुझे शर्ट्स बनाना है, अब एक शर्ट का रॉ मटेरियल का कॉस्ट मैं समझता हूं, जो रॉ मटेरियल मैंने परचेस किया है वो 50 रुपीज का है. ठीक है ना. इसके बाद जो लेबर मैं वहां पर लगाऊंगा, जो वर्कर उस पर काम करेगा, उसका भी 50 रुपीज है. जो इलेक्ट्रिसिटी मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी जो यूज कर रहा हूं और जो भी मेरा एक्सपेंडिचर वहां का है, वो सब भी 50 रुपीज है. तो इतना लेकर के टोटल कितना हो जाता है? 150. बराबर है. और इसको अगर ये जो पर्टिकुलर शर्ट है मैं 200 रुपीज में सेल करता हूं, तो जो 50 रुपीज है वो मेरा क्या है? प्रॉफिट. लेकिन क्या ये प्रॉफिट करेक्ट है? आंसर इज नो. क्यों? क्योंकि पहले मुझे देखना पड़ेगा क्या ये शर्ट बनाने में मशीन लगता है. यस, मशीन का यूसेज होता है. किसका यूज हो रहा है? मशीन का. एक मशीन का हम इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. वो मशीन का कॉस्ट क्या है? सपोज वो मशीन का कॉस्ट है 50,000 रुपीज. ठीक है. अच्छा, ये 50,000 रुपीज का कॉस्ट है और ये मशीन कितना चलेगा? ये मशीन 10 ईयर्स तक चलेगा. तो मैं 10 ईयर्स यहां से डिवाइड कर दूंगा, तो हर साल का जो डेप्रिसिएशन आता है वो कितना आता है? 5,000. बराबर है. अब ये 5,000 हर एवरी ईयर का है, तो अगर मैं इसको 12 से डिवाइड कर दूं, 5,000 डिवाइड बाई 12, तो 416 रुपीज, ये मेरा पर मंथ का डेप्रिसिएशन है. कैसा डेप्रिसिएशन है? पर मंथ का डेप्रिसिएशन. और सपोज मैं महीने में सिर्फ 25 दिन काम करता हूं. कितना दिन काम करता हूं? 25 दिन. तो डिवाइड बाय 25 करूंगा, तो मेरा डेली का जो डेप्रिसिएशन आता है वो 16.67 रुपीज, ये पर डे का डेप्रिसिएशन है.
समझा? हर दिन मेरा मशीनरी इतना डेप्रिशिएट होता है। सपोज मैं डेली का 10 शर्ट बनाता हूँ। कितना शर्ट बनाता हूँ? 10। ठीक है, तो 16.67 डिवाइड बाय 10 शर्ट्स में करूंगा तो मुझे मिलेगा 1.67 रुपीज। तो ये जो डेप्रीशिएशन है वो मेरा एक शर्ट के ऊपर डेप्रीशिएशन कॉस्ट हुआ है। तो ये जो मेरे 50 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है ना, ये एक्चुअली 50 रुपए नहीं है, इसमें से मुझे 1.67 माइनस करना पड़ेगा। कितना माइनस करना पड़ेगा? 50 माइनस 1.67, तो आता है 48.33। ये है मेरा एक्चुअल प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि मैंने इसके पीछे मशीनरी भी यूज किया है। Now they have given some of the causes due to which depreciation occurs. Depreciation हमारे बिजनेस में हमारे एसेट पे क्यों अकर होता है? तो पहला यहाँ पर कारण है नॉर्मल और नेचुरल वेयर एंड टेयर, है ना। नॉर्मल तरीके से कोई भी हम लोग एसेट रखते हैं तो कुछ समय गुजरने के बाद वो वैसे का वैसा नहीं रहता। आप देखेंगे उसके अपीयरेंस में भी आपको चेंज नजर आता है। पहले जैसा वो नया दिखता था, अब वो नया दिखता नहीं है, या यूज किया हुआ दिखता है, सेकेंड हैंड दिखता है। तो ये नॉर्मल या नेचुरल वेयर एंड टेयर है। पासेज ऑफ टाइम, टाइम बीत गया है, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, जैसे सेल फोन है, आपका मोबाइल फोन है, उसका वारंटी था 1 ईयर का, उसमें से 5-6 महीने गुजर गए, या फिर उसके जगह पे नया वर्जन आ जाता है तो लोग ओल्ड वर्जन को उतनी अहमियत नहीं देते, तो पासेज ऑफ टाइम की वजह से भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होता है। ऑब्सोलेंस, ऑब्सोलेंस का क्या मतलब है कि वो वर्थलेस हो गया, अब उसका कोई वैल्यू नहीं है। डिप्लीशन, डिप्लीट हो गया एसेट, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे आयरन और था, कोई पर्टिकुलर एक्सट्रैक्शन वर्क चल रहा था, खनिज संपदा जो है, जैसे कोयला आप निकालते हैं तो कोयला निकालते निकालते खत्म हो गया, तो ये डिप्लीट हो गया, है ना। नेचुरल कलामिटीज, नेचुरल कलामिटी की वजह से आपका जो पर्टिकुलर एसेट है वो बंद पड़ गया, खराब हो गया, या नुकसान हो गया उसका। सपोज भूकंप आया और मशीनरी धरती में चली गई, खराब हो गया। कोई इन्वेंशन, न्यू इन्वेंशन आने की वजह से पुराने इन्वेंशन का क्या हो जाता है? वैल्यू खत्म हो जाता है ना। अभी जैसे न्यू सेल फोन है, तो आजकल की तारीख में कोई वो कीपैड वाला सेल फोन परचेस करेगा तो क्या उसका वैल्यू उतना मिलेगा? आंसर इज नो। पहले उसका वैल्यू काफी होता था। आप जैसे देखते हैं ब्लैकबेरी के फोन होते थे जिसके अंदर बटन्स आते थे, है ना। आजकल कोई यूज करता है क्या? नहीं। तो आज आप ब्लैकबेरी परचेस करने जाएंगे तो आपको ब्लैकबेरी का जो फोन है वो 3-4 हजार रुपए में भी मिल जाएगा, लेकिन पहले उसकी कीमत 15 से 20 हजार रुपए होती थी। बट आज की तारीख में वो आउट ऑफ फैशन हो गया है। ठीक है। मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू, मार्केट में कभी कभी उसका वैल्यू रिड्यूस हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो उसके वजह से भी डेप्रिशिएट करना पड़ता है। तो कोई चीज नया नया मार्केट में आता है तो उसका कॉस्ट हाई होता है, बट आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम उसका वैल्यू क्या होने लगता है? रिड्यूस होने लगता है। तो मार्केट वैल्यू भी धीरे धीरे क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। तो ये कुछ आंसर्स हमें दिए हैं जो हमें रीड करने चाहिए। नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डेप्रिशिएशन, क्या जरूरत है डेप्रिशिएशन को कैलकुलेट करने की? So depreciation is charged to profit and loss account as it is an element of cost. तो depreciation एक cost का element है, जैसा कि हमने कहा बिना depreciation charge के आपको correct value, correct profit मिलेगा नहीं. It is also essential to arrive at true value of the asset and also net profit or loss during a particular accounting period. तो हर बार हर साल हमें asset का सही मूल्यांकन, सही वैल्यूएशन पता होना चाहिए, और इसके लिए आपको एवरी ईयर क्या करना पड़ता है? डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करना पड़ता है कि आज आपकी संपत्ति का वैल्यू क्या है, आपके प्रॉपर्टी का, आपके असेट का वैल्यू क्या है, तो उसके लिए आपको डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करके लेस करना होता है। इवन इफ एन असेट इज नॉट इन यूज, इट्स वैल्यू इज रिड्यूस ड्यू टू द पासेज ऑफ टाइम। कभी कभी कोई कोई असेट आपने यूज ही नहीं किया, लेकिन टाइम बीत गया है तो उसके वजह से भी उसका वैल्यू डिक्रीज होता है। डेप्रीशिएशन इज कॉस्ट और लॉस टू द बिजनेस, बिजनेस के लिए कॉस्ट है, और इसे हम कहते हैं नॉन कैश एक्सपेंडिचर। क्या कहते हैं? नॉन कैश एक्सपेंडिचर। इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, ये नॉमिनल अकाउंट को शो करता है। इफ डेप्रिसिएशन इज नॉट प्रोवाइडेड एंड डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ असेट, the asset will be overvalued and we cannot find the true and fair financial position of the business. अगर आप depreciation चार्ज ना करें
तो इसकी वजह से आपका असेट ओवर वैल्यूड दिखाई देगा, जो उसका रियल वैल्यू नहीं है वो उधर दिखाई देगा, और आपका जो पोजीशन है वो प्रॉपर नहीं होगा। डेप्रिसिएशन इज नेसेसरी टू मेक प्रोविजन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड असेट। कोई पुराना असेट है तो आप उसके लिए पहले से प्रोविजन करके रखते हो, थोड़ा थोड़ा हर साल आप लॉस कंसीडर करते हो, और इस तरीके से कोई प्रोविजन बना करके आप उतना अमाउंट सेव करते हो, और जब पीरियड आ जाता है कि पुराने असेट को निकाल करके अब नया असेट हमें लगाना है, तो हमारे पास सफिशिएंट फंड अवेलेबल होता है। तो डेप्रिसिएशन इसके लिए भी जरूरी है। इट एनेबल्स द बिजनेस टू कंप्यूट एंड पे करेक्ट अमाउंट ऑफ टैक्स टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को करेक्ट अमाउंट ऑफ टैक्स पे करने के लिए करेक्ट प्रॉफिट निकलना चाहिए, और करेक्ट प्रॉफिट निकालने के लिए आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए। डेप्रिसिएशन मस्ट बी कैलकुलेटेड एंड इक्विवेलेंट फंड शुड बी प्रोवाइडेड फॉर एवरी ईयर। हर साल हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना चाहिए और उतना ही अमाउंट एक फंड में डालना चाहिए, जिसकी वजह से 8 से 10 साल में वो फंड क्रिएट हो जाएगा और हम नया असेट फिर परचेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप में से कई लोगों का शौक हो सकता है कि मुझे कोई सेलफोन या मुझे कोई बाइक परचेस करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचा मुझे कोई बाइक परचेस करना है, और आपने वो परचेस कर लिया 1 लाख रुपीज में। कितने में परचेस किया? 1 लाख रुपीज में परचेस किया। अब आप समझ रहे हैं कि 10 साल के बाद ये खराब हो जाएगा, तो हर साल इसका 10,000 रुपीज का क्या है? डेप्रीशिएशन है। तो आप ये लॉस में क्या करते हो? उसको दिखाते हो, शो करते हो, और साथ ही साथ 10,000 रुपए का एक अलग से सेविंग स्टार्ट करते हो। क्या स्टार्ट करते हो? सेविंग। और आप उसे इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं कि हर साल मैं क्या करूंगा? 10,000 रुपए जमा करूंगा, और ये 10,000 रुपए जमा करते करते आफ्टर 10 ईयर्स मेरे पास फिर से कितने हो जाएंगे? 1 लाख रुपीज हो जाएंगे। वो दिन आ जाएगा जिस दिन ये एसेट खराब होगा, बंद पड़ जाएगा, तो मेरे पास पैसे जमा रहेंगे, मैं दूसरा नया एसेट परचेस कर सकता हूं आफ्टर 10 ईयर्स। ठीक है? तो इस तरीके का प्रोविजन आप लोग भी कर सकते हैं, जैसा कि बिजनेस को करने को कहा गया है। डन फॉर द डे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में विद सम सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस एंड अंडरस्टैंडिंग द डेप्रिसिएशन पार्ट। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर एंड सायोनारा। बाय बाय एवरीवन।